तो हम लोग सीखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस है। देखो नॉर्मली गवर्नमेंट ने क्या बोला था, कंसीडरेशन होना जरूरी है। ओके, इन आवर एक्टिविटी देयर शुड बी कंसीडरेशन, एंड और एक क्या बोला था, बिजनेस। ऐसा दो चीज होने के लिए नेसेसरी है ताकि हम लोग का एक्टिविटी क्या हो जाए, सप्लाई। बट अभी हम लोग क्या सीखेंगे, इन दोनों के एक्सेप्शंस क्या है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि देयर वुड बी लूप होल्स। अगर समझो गवर्नमेंट ने बोला कि कंसिडरेशन होना ही चाहिए मैंडेटरी, तो लोग क्या करेंगे, जानबूझ के बोलेंगे पैसा नहीं लिया मैंने, बट पीछे से पैसा लेते रहेंगे कैश में, और गवर्नमेंट के सामने क्या दिखाएंगे, पैसा मिला ही नहीं। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, मतलब ये एक्सेप्शन में अगर हम फॉल करते, समझो ये जो एक्सेप्शन है उसमें अगर हम फॉल करेंगे, मतलब आपने सामने वाले से पैसा नहीं भी लिया रहेगा तो भी गवर्नमेंट उसको क्या मान लेगी, सप्लाई। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली सामने वाले से पैसा लेंगे तभी सप्लाई मानेगी, लेकिन अभी हम लोग जो सीखेंगे उस केसेस में क्या होगा, पैसा नहीं भी लिया रहेगा तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। तो कंसीडरेशन के कुछ एक्सेप्शंस है जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 में लिखे। इधर लिखे शेड्यूल 1। ओके, शेड्यूल 1 का हेडिंग वुड बी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज to be treated as, to be treated as supply even if, even if there is no consideration, even if there is no consideration। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है सामने वाले से पैसा लो की मतलब, हम लोग को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, हम लोग तो आपके एक्टिविटी को क्या मान के चलेंगे, सप्लाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो अभी इसके अंदर देयर आर 4 एक्टिविटीज। ओके, इसके अंदर 4 एक्टिविटी है। सबसे पहला एक्टिविटी, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, ऑफ बिजनेस असेट वेयर ITC has been availed, ITC has been availed। ओके, मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने कोई असेट को सेल किया फ्री में, देखो ये पूरा ट्रांजेक्शन जो होगा ना शेड्यूल 1 का, ये सब फ्री का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका हेडिंग क्या है, कमॉन हेडिंग क्या है, मेन वर्ड क्या है इसमें, नो कंसेशन। मतलब कि इट इज हैपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। आ रहा है समझ में, मतलब यहां पर हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे सामने वाले को। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, परचेस के टाइम पर अगर आप लोगों ने आईटीसी क्लेम किया था तो सेल के टाइम पे भी जीएसटी भरना पड़ेगा। परचेस के टाइम पर अगर आईटीसी क्लेम किया था तो सेल के टाइम पर आप फ्री है बोल के जीएसटी से बच नहीं सकते। ओके, एक एग्जांपल लेते हम लोग। समझो क्लासेस ने क्या किया, देखो जनवरी 2026, ओके ये मंथ में इन लोगों ने एसी परचेस किया, ओके एट अ प्राइस ऑफ ₹30,000, और विजय सेल्स ने इन लोग के ऊपर जीएसटी चार्ज किया था 5,400। ओके, जनवरी में क्लासेस का सेल हुआ 1 लाख रुपीज का, क्लासेस का सेल्स हुआ 1 लाख रुपीज का, तो इन लोग को जीएसटी कितना भरना आएगा, 1 लाख का सेल हुआ जनवरी में, कितना जीएसटी भरना आएगा, 18,000, 18% के हिसाब से। पर ये लोग 18,000 भरेंगे क्या, 18 नहीं भरेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि परचेस किया तो आईटीसी भी मिलेगा। आ रहा है समझ में, तो जो भी कुछ हमने परचेस किया दैट हैज टू बी रेड्यूस्ड। तो यहां पर 18,000 का मेरा क्रॉस लायबिलिटी है, बट आई विल नॉट पे 18,000। मैं कितना पे करूंगा, हाँ 18,000 माइनस 5,400। समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, तो मैं यहां पर लेस करके पे करूंगा।
लेस 5,400, सो नेट कितना पेमेंट करेंगे? 12,600। आ रहा है समझ में? अब देखो, यहां पर हम लोगों ने 5,400 रुपीज का आईटीसी क्लेम किया। क्या क्लेम किया? आईटीसी। अगर हम आईटीसी क्लेम नहीं करते तो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिलने वाला था? 18,000। लेकिन हम लोग के आईटीसी क्लेम करने की वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी कितना मिला? 12,600। तो गवर्नमेंट बोलते कि हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया। देखो, नहीं तो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलने वाला था, बट गवर्नमेंट ने आपको 5,400 का आईटीसी दिया, इस वजह से कितना रुपया मिल रहा है? 12,600। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। अभी क्लासेस क्या करता है देखो, समझो दूसरा कोई क्लासेस है नीचे, ओके, मैडम के पहचान का, और नया नया खुला है। तो मैडम ने क्या किया कि हम लोग को ना सेंट्रलाइज एसी लगाने का है, तो ये एसी कुछ काम का नहीं है। तो मैम ने फ्री में एसी दे दिया किसको? क्लासेस को। और ये एक्टिविटी समझो दिसंबर 2026 में हुआ, मतलब पूरा 1 साल बाद। अभी मैडम ने ये एसी फ्री में दिया, ओके, कोई भी चार्ज नहीं लिया, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है अभी कि ये एसी का ऊपर आईटीसी आप लोग को क्यों दिया था? क्या रीजन था आईटीसी देने के पीछे? हाँ, या तो आप उसको बेचोगे हायर प्राइस पे, या तो आप उसको बिजनेस में यूज करोगे, तो ये आईटीसी दिया जाता है। देखो सिंपल चीज, एसी का आईटीसी क्यों मिलेगा? दो चीज रहेगा, या तो मैं एसी का डीलर हूं तो मेरे को ज्यादा प्राइस पे बेचना पड़ेगा एसी, या तो फिर मैं उस एसी को बिजनेस में यूज करना चाहिए। अब यहां पर क्लासेस कुछ भी नहीं कर रहा है दोनों में से, ना तो हायर प्राइस पे सेल कर रहा है, ना ही बिजनेस में यूज कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहां पर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, जीएसटी भरेंगे कौन से वैल्यू पर? क्योंकि ट्रांजेक्शन कैसा है? फ्री है ना। अगर जीरो वैल्यू बोला तो जीरो के ऊपर आप कुछ भी परसेंटेज लगा दो, जीरो ही आएगा। तो क्या वैल्यू पर जीएसटी भरना चाहिए, वो फाइनल का पार्ट है। ओके, इन सीए फाइनल यू विल लर्न कि जीएसटी इज टू बी पेड ऑन ओपन मार्केट वैल्यू। किस पे भरना है? ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब ये सेकेंड हैंड एसी अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, उतना ही रुपए के ऊपर मुझको जीएसटी भरना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट क्या है? सप्लाई माना जाएगा। तो अभी यहां पर फ्री में बेचा रहेगा तो भी सप्लाई मानेंगे। क्यों सप्लाई मान रहे? क्या रीजन है सप्लाई मानने का? गवर्नमेंट सेस ये जो 5,400 है ना, तुम लोगों ने आईटीसी क्लेम किया है, तो ये आईटीसी क्लेम किया है तो हम लोग को अभी जीएसटी भी चाहिए आपके सेल के ऊपर। ठीक है, समझो कि ये एसी का 1 साल बाद मार्केट प्राइस मिलेगा अपने को से 15,000 एग्जाम्पल, तो जीएसटी क्या वैल्यू पर भरेंगे? 15,000। समझा पॉइंट? क्लियर है क्या सब लोगों को? ओके। अगर मान के चलो आईटीसी क्लेम नहीं किया होता तो जीएसटी भरना पड़ता कि नहीं भरना पड़ता? तो नहीं भरना पड़ता। फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है? मेरा तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। देखो, नॉर्मली गवर्नमेंट का लॉस इज गिविंग अवे आईटीसी। ओके, लेकिन जब गवर्नमेंट ने आईटीसी दिया ही नहीं है तो गवर्नमेंट का लॉस हुआ है क्या? लॉस ही नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट से इट्स ओके। ओके, आप लोग जीएसटी पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। आया क्या पॉइंट समझ में? ओके, अब देखो हम लोग 2-3 केसेस यहां पर करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं आईटीसी लिया है कि नहीं लिया, यहां पर लिख रहा हूं कंसीडरेशन है कि नहीं है, एंड आप लोग को बताना है सप्लाई होगा कि नहीं होगा। ओके, आईटीसी क्लेम किया परचेस के टाइम पर, और सेल के टाइम पे सामने वाले से पैसा भी लिया। बोलो, सप्लाई है कि नहीं है? पक्का? आया समझ में? ओके, अगर समझो हम लोगों ने आईटीसी क्लेम किया था बट सामने वाले से पैसा नहीं लिया हम लोगों ने, हमने उसको बोला कि भाई फ्री में रख लो, सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्लियर है सब लोग को? ओके, अगर आईटीसी नहीं लिया और सामने वाले से पैसा भी नहीं लिया,
सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। आ रहा है समझ में? अगर आईटीसी नहीं लिया बट सामने वाले से पैसा लिया, सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ बिजनेस है, हाँ बिजनेस पर्पस है, ओके तो मानेंगे। क्यों? गवर्नमेंट क्या बोलता है, कंसिडरेशन रहेगा तो हमेशा सप्लाई। तब तो आपको आईटीसी के बारे में सोचना ही नहीं। आईटीसी के बारे में कब सोचना है? जब कंसिडरेशन नहीं होगा। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? तो कंसिडरेशन नहीं होगा तब हमें सोचना है आईटीसी लिया था कि नहीं लिया था। क्लियर है यहां तक? ओके, बोलो कोई डाउट्स प्लीज पूछो। कोई डाउट ही नहीं आता है तुम लोग? जो सीखा है सब भरा। बोलो बोलो कुछ डाउट? क्लियर है क्या सब लोगों को? आज काफी लोग टाइम पे है। चलो, थैंक्स। मेंटेन करना। ओके, बोलो कुछ डाउट? चले आगे। ओके, सेकंड पॉइंट, इसको लोग एंट्री बोलेंगे, एंट्री नंबर 2। अभी मैंने तारीफ किया, तारीफ वापस लेता। एंट्री नंबर 2, सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो गवर्नमेंट को मालूम है कि आप आईटीसी लेके आपके रिलेटेड पार्टी को फ्री में बेचोगे। देखो रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या? समझो दो कंपनी है, दोनों में डायरेक्टर्स कॉमन है, जैसे जियो और रिलायंस, दोनों में मुकेश अंबानी कॉमन है, तो जियो एंड रिलायंस वुड बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी में हमेशा ट्रांजेक्शन ना ज्यादा करके फ्री में होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ज्यादा करके फ्री में होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? अभी एक क्वेश्चन आना चाहिए था तुम लोगों से, हम लोग कोई ट्रांजेक्शन अगर फ्री में नहीं करते बट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करते तो क्या? देखो ये एसी मैडम ने फ्री में बेचा, ऊपर वाला एग्जांपल। अगर समझो मैडम ने 10 रुपया चार्ज किया होता तो ये शेड्यूल में फॉलो ही नहीं करता। एवरीवन, अगर ट्रांजेक्शन फ्री है तो ही शेड्यूल 1 के अंदर है। अगर फ्री नहीं है, चार्जेबल है, चार्जेबल ₹10, तो कौन से शेड्यूल में आएगा? 1 में आएगा कि नहीं बताओ? नहीं आएगा। तो फिर जीएसटी किस पे भरेंगे? 10 रुपये भरेंगे फिर तो ये प्रोविजन का मिसयूज हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने इधर फ्री लिखा था, उसका तो मतलब हम लोगों ने वैल्यूलेस कर दिया। गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम्हारा प्रोविजन में लिखा है ना 0 मिलेगा तो ही हम फॉल करेंगे, तो हम लोग 0 नहीं लेंगे, हम लोग 1 रुपया लेंगे, हम लोग 10 रुपया लेंगे। तो एज गुड एज ये प्रोविजन हमारे ऊपर नहीं लग रहा है, ऐसा ही हो गया। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया देखो, गवर्नमेंट ने बोला था जीएसटी आप लोग को भरना है ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी -5%। ये लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, अगर हम लोगों ने आईटीसी क्लेम किया था तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप लोगों ने जितना पीरियड उसको यूज किया ना उतने का हम आपको बेनिफिट दे देंगे। अभी यहां पर मैडम ने कितना यूज किया ये एसेट को? पूरा 1 साल यूज किया, तो 4 क्वार्टर यूज किया। सो 4 क्वार्टर के 5% कितने हो गए? 20%। तो 5,400 -20%। ओके, उतना हम लोग को देना पड़ेगा। समझ में आया कितना आंसर है?
4320 हम लोग को पे करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? अगर आपने 10,000 में बेचा तो कितना जीएसटी भरना आएगा? नहीं, तो भी 4320। मतलब जब भी आपका आंसर 4320 से कम रहेगा तो 4320 भरना है। एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये एसी का हम लोगों ने लाइफ कितना माना है? 5 साल। 5 साल मतलब हर साल में कितना परसेंटेज ये डिप्रिशिएट होगा? 20%। तो अभी आप 1 साल के बाद बेच रहे हो तो ये एसी का वैल्यू 20% डिप्रिशिएट होगा। मतलब एट प्रेजेंट 80% वैल्यू शुड रिमेन। अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं सिर्फ 30% वैल्यू ही बाकी है तो गवर्नमेंट नहीं मानेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप लोग कितने पे भी बेचो, फ्री में भी बेचोगे तो भी 4320 लेके जाएंगे। हाँ, अगर आप लोग समझो इस एसी को सेल करते हो एट 25,000 तो कितना आएगा देखो? 25,000 में सेल किया, कितना आएगा? 4,500। अभी हम कितना रुपया लेके जाएंगे आपसे? 4,500। मतलब 4320 के ऊपर जीएसटी आ रहा है तो वो लेंगे, अगर 4320 से कम आ रहा है तो 4320 लेंगे। इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया? विच एवर इज हायर। समझ में आया सब लोगों को? ओके। अभी हम लोग सीख रहे सेकेंड एंट्री, सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी। ओके, रिलेटेड पर्सन बोलते हैं इसको जीएसटी में एग्जैक्टली। रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, उसमें क्या है देखो, अगर समझो मेरा कंपनी में आपका स्टेक होल्डिंग 25% से ज्यादा है। कितने परसेंटेज से? 25%। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि अपन दोनों रिलेटेड पार्टी है। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्योंकि 25% होल्डिंग मतलब जो आप लोग बोलोगे वही मैं करूंगा। ओके, इतना होल्डिंग है आपका मतलब आपने उतना पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा। समझा है सब लोग को? क्लियर है पॉइंट? ओके, तो इसका डेफिनेशन हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी के लिए इसको साइड पर। अभी हम लोग को मेन बात करना है डिस्टिंक्ट पर्सन के ऊपर। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या रहता है सुनो। एक मैं यहां पर जीएसटी नंबर लिख रहा हूं। ओके, जीएसटी नंबर। अभी कोई भी जीएसटी नंबर में जो पहला 2 डिजिट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कोड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? स्टेट कोड। तो पूरे इंडिया में सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को एक एक कोड दिया हुआ है। ओके, महाराष्ट्र का 27 है तो गुजरात का 24। ओके, राजस्थान का 08, उत्तर प्रदेश का 09, बिहार का 10। ओके, ऐसा बहुत सारे स्टेट कोड्स है। ठीक है, अपने को याद नहीं रखने। तो ये स्टेट कोड महाराष्ट्र का है। एक ही याद रखो, अभी एग्जाम्पल में काम आएगा। 24 इज द स्टेट कोड फॉर गुजरात। ठीक है, अभी ये स्टेट कोड के बाद ये जो 10 डिजिट रहता ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे पैन कार्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैन कार्ड। अभी इनकम टैक्स का जो पूरा कामकाज है वो पूरा पैन कार्ड पे चलता है। आईटीआर जब आप लोग भरते हो ना तो पैन कार्ड के बेसिस पे भरते। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के जीएसटी नंबर को पैन कार्ड से लिंक किया। देखो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ना पकड़ने का कोशिश करता है ऐसे लोगों को जो लोग लोन लेने के लिए ज्यादा इनकम दिखाते, ज्यादा सेल दिखाते, बट उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता। ओके, गवर्नमेंट क्या करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है। अभी समझो मैंने आईटीआर भरा, मैंने दिखाया मेरा टर्नओवर इज 28 lakhs, ऐसा मैंने दिखाया ताकि मेरे को बैंक्स क्या दे दे, लोन दे दे। तो मैंने टर्नओवर कितना देखा? 28 lakhs। अभी जीएसटी में लिमिट कितना है टर्नओवर का? 20 lakhs। 20 lakhs बेसिक लिमिट समझो। तो अभी मैं, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है बट मैंने आईटीआर में कितना दिखाया? 28 लाख। तो मेरे को आएगा जीएसटी का नोटिस। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? डिपार्टमेंट नोटिस देगा, बोलेगा कि भाई तुम्हारा टर्नओवर जो है ना, ओके, वो कितना है? तुम लोग का टर्नओवर है 28 लाख रुपीस, ओके, एज पर आईटीआर। बट आप लोग क्या कर रहे हो, आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट?
तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप लोग को जीएसटी भरना पड़ेगा। गेटिंग इट? बड़ा लेक्चर रहेगा तो तुम लोग को ही मिलेगा। नहीं सच में, उसको बुलाऊंगा मैं। पिछले बैचेस को पूछ लो, हम लोग को इधर ही मिलता था। अब अपना लेक्चर छोटा है ना, इसके सुनो। कभी रहेगा बड़ा लेक्चर, तो 6-7 घंटे का लेक्चर रहेगा अपना। हाँ हाँ रहता है, मेरा लेक्चर 6-7 घंटा रहता है। लोग सुनने को तरसते हैं मेरा आवाज। ठीक है चलो सुनो। तो यहाँ पर पैन कार्ड रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट, ये लोग दोनों आपस में लिंक करते हैं। ओके, कि हम लोग किसको पकड़ने चाहिए। अभी ये पैन कार्ड का जो चौथा कैरेक्टर है ये वाला, ओके, ये रहता है इंडिविजुअल। पी मतलब इंडिविजुअल। ओके, मतलब पर्सन अलग अलग टाइप के होते हैं। सो पी अगर आया मतलब आप लोग कौन है, इंडिविजुअल है। अगर सी आएगा तो कंपनी है। ओके, एफ आएगा तो पार्टनरशिप फर्म है। ओके, टी आएगा तो चैरिटेबल ट्रस्ट है। जी आया तो गवर्नमेंट है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब डिफाइन किया हुआ है। ओके, इसके बाद का जो कैरेक्टर है, इट इज योर सरनेम। ओके, सरनेम का इनिशियल है ये। ओके, आप लोग का पैन कार्ड घर पे चेक करना। ओके, आप लोग का सरनेम का इनिशियल रहता है ये। और जिन लोगों को सरनेम नहीं रहता, फादर का नाम रहता है, साउथ इंडियन में रहता है ना, ऐसा है कोई साउथ इंडियन? एक भी साउथ इंडियन नहीं है? अच्छा, सरनेम है। ओके, तो आप साउथ इंडियन नहीं हो। नहीं रहता है ना ऐसा, सरनेम नहीं रहता है कुछ लोगों का। ओके, तो जिन लोग का सरनेम नहीं रहेगा, ओके, उन लोग का फादर का नाम का फर्स्ट लेटर रहता है। और कंपनी वगैरह का तो सरनेम नहीं रहेगा, तो कंपनी का नाम का फर्स्ट लेटर रहता है। ओके, जैसे रिलायंस अगर रहेगा तो आर करके रहेगा उधर। और ये जो पी के जगह पे क्या रहेगा, उनका सी रहेगा। आया समझ में? ओके, तो ये पैन कार्ड हुआ। आगे का दो कैरेक्टर, ओके, दिस इज एंटिटी कोड। ये क्या है, एंटिटी कोड। एंटिटी कोड मतलब ये देखो, ये 27 मतलब महाराष्ट्र, और उधर जो 3Z है मतलब ये मेरा थर्ड यूनिट है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, जेड हर एक में कॉमन रहेगा, सारे रजिस्ट्रेशन में, सारे नंबर में सेकेंड लास्ट कैरेक्टर वुड बी जेड, ये फिक्स है। और ये 3 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एंटिटीज। ओके, किसी की 10 एंटिटी रहेगी तो 10 नहीं रहेगा, एक्स रहेगा। ओके, 11-12 रहेगा तो लोग अलग कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब एस के जगह पे कुछ और रखेंगे या फिर ऐसा। ठीक है, और ये जो लास्ट का है, इसको बोलते हैं अपन चेकसम कैरेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, चेकसम कैरेक्टर। अभी चेकसम कैरेक्टर क्यों रहता है, ताकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस थोड़े ज्यादा बने। अगर समझो जीएसटी नंबर 14 डिजिट का रहता तो कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता। समझ में आ रहा है पॉइंट? तारीफ वापस ले ली मैंने। चलो, तो चेकसम कैरेक्टर मतलब ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इसके लिए। अभी हम लोगों ने जीएसटी नंबर के बारे में क्यों सीखा वो समझते हैं। देखो, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन रहता है ना, इट इज स्टेट वाइज। ये कैसा है, स्टेट वाइज है। मतलब अपन जो जो स्टेट्स से बिजनेस करते हैं उन स्टेट्स में नंबर होना चाहिए। जो जो स्टेट से बिजनेस करते हैं, जो जो स्टेट में अपना कंज्यूमर है उधर नहीं होना चाहिए नंबर। एग्जाम्पल में महाराष्ट्र से 10 अलग स्टेट में बेच रहा हूं, तो नंबर किधर होना चाहिए, महाराष्ट्र। लेकिन अगर 10 स्टेट्स से पूरे इंडिया में बेच रहा हूं तो 10 स्टेट में। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला? मतलब नंबर जो ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इट शुड बी इन ओरिजिन स्टेट, बट टैक्स विल फ्लो इवेंचुअली टू डेस्टिनेशन स्टेट। देखो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके किया था डिटेल में। लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन बेस्ड। मतलब महाराष्ट्र से अगर मैं बेच रहा हूं, ओके,
तो मेरे को रजिस्ट्रेशन किधर लेना है? महाराष्ट्र में। अगर मैं गुजरात से बेच रहा हूं तो गुजरात में, अगर महाराष्ट्र गुजरात दोनों से बेच रहा हूं तो दोनों जगह पे। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। तो ये मान के चलो कि मेरा बिजनेस गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो ये महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर है। हम लोग ये सब प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ओके, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कैसे दिखता है, ओके, लॉग इन करके देखेंगे क्लाइंट्स का, ठीक है, कि एक्चुअल में ये सब होता कैसे, मतलब पूरा जीएसटी का जो फ्लो है, जो हम लोग बुक्स में सीख रहे हैं, वो सब तुम लोग को प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, अभी देखो गुजरात का स्टेट कोड मैंने क्या बोला था? 24। तो अगर मेरा बिजनेस गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो गुजरात का नंबर किससे स्टार्ट होगा? 24 से। 24 के बाद रहेगा पैन। ओके, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ओके, 1ZS फॉर एग्जाम्पल। अभी ये दोनों रजिस्ट्रेशंस में क्या कॉमन है? हाँ, तुम लोगों ने सही आंसर दिया। एक बैच में आंसर है 2 कॉमन है, पैन भी कॉमन है और जेड भी कॉमन है। कंटिन्यूएशन में क्या कॉमन है? पैन। ओके, तो यहां पर ये जो पैन है, ओके, और ये जो पैन है, ये दोनों क्या है? सेम है। अब ये दोनों पैन अगर सेम है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक ही पर्सन के दो ब्रांचेस है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसी एंटिटीज जिनका पैन सेम है, ओके, बट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? डिफरेंट है। ओके, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? डिफरेंट है, उन लोगों को क्या कहा जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, पैन सेम, पैन क्या अलग होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होना चाहिए। कब रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रहेगा? दो अलग स्टेट में बिजनेस रहेगा तो अलग रहेगा। समझ में आया पॉइंट? अब यहां पर दो अलग स्टेट में बिजनेस है, देयरफॉर जीएसटी नंबर इज डिफरेंट। यहां तक समझा? ये तो हम लोगों ने देखा दो डिफरेंट स्टेट की बात। अब हम लोग बात करेंगे सेम स्टेट के अंदर क्या हमारे पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? ओके, वो चेक करते हैं। चलो, सिंगल स्टेट। ओके, सिंगल स्टेट मतलब महाराष्ट्र में मेरा बिजनेस है। समझो मेरे 4 ब्रांचेस है। ओके, से वाशी। ओके, महाराष्ट्र में, ओके, वाशी करके एरिया, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है इसके लिए। ओके, महाराष्ट्र में वाशी करके एरिया। ओके, महाराष्ट्र में और भी एरियाज लेता हूं मैं। समझो कोपर खेरणे। ओके, सानपाड़ा। और कौन से एरिया से आते तुम लोग? पनवेल से कौन आ रहा है? क्या बात कर, पनवेल से आते तुम लोग? खारगर, खारगर तो नजदीक है ना? दूर है क्या? सानपाड़ा बहुत नजदीक है, ठीक है। चलो सुनो सुनो, अब ये 4 लोकेशंस जो है ना, ये महाराष्ट्र के 4 लोकेशंस है। ओके, इन चारों जगह पर मेरा क्या बिजनेस है? ओके, यहाँ पर बिजनेस है, इधर भी बिजनेस है, इधर भी है और इधर भी। अभी जैसे विजय सेल्स, ओके, ये कैसा हर एक सिटी में रहता है, तो वैसे समझो ये विजय सेल 4 सिटी में है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है विजय सेल को? आप लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, 20 लाख से ऊपर सेल्स है। अभी अगर आप लोग का बिजनेस सिंगल स्टेट में है तो आप लोगों को मिनिमम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 1। ओके, मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? 1। एक रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। और जब आप एक रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे दिखेगा? देखो, ओके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा होगा सबसे पहला प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या लिखा रहेगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब इन चारों के अंदर जो भी आप लोग को हेड ऑफिस लग रहा है उसको लिख दो, हेड ऑफिस। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो हेड ऑफिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और जो बाकी के ब्रांचेस होंगी,
ओके, उसको क्या नाम देंगे हम लोग? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। तो प्रिंसिपल प्लेस तो हमेशा एक ही रहेगा, एडिशनल प्लेसेस कैन बी मल्टीपल। आया समझ में यहां तक? अभी ये हो गया सिंगल स्टेट सिंगल रजिस्ट्रेशन। अभी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप लोग चाहो तो एक स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। ओके, एक स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। अब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मतलब एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जैसे वाशी के लिए अलग नंबर लिया, ओके, कोपर खेरने के लिए अलग नंबर लिया, सानपाड़ा के लिए अलग नंबर लिया और पनवेल के लिए अलग नंबर लिया। तो 4 नंबर हम लोग ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 नंबर, मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन, या तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन। ओके, तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कितना हो गया यहां पर? मैक्सिमम मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल रजिस्ट्रेशन आर 4। समझ में आया सब लोग को? मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आर 4। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। ओके, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखो, समझो हम लोगों ने ऐसा किया, वाशी और क्या लिखा था, गोपरगढ़। ओके, इन दोनों के लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन लिया, और सानपाड़ा पनवेल के लिए एक अलग ले लिया। तो यहां पर 2 रजिस्ट्रेशन हमने ले लिए। ओके, एक ही स्टेट के अंदर पॉसिबल। अभी कोई ऐसा क्यों करेगा वो हम लोग सीखेंगे, पहले प्रोविजन क्या वो समझते हैं। वाशी और कोपर खेरने का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब इनके रजिस्ट्रेशन में अगर वाशी प्रिंसिपल प्लेस है तो कोपर खेरने क्या माना जाएगा? एडिशनल प्लेस। और यहां पर सानपाड़ा अगर प्रिंसिपल प्लेस है तो पनवेल इज एडिशनल प्लेस। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, अभी डिस्टिंग पर्सन का मीनिंग क्या बताया था, जल्दी बताओ। सेम पैन, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अब मेरे को सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना, वाशी एंड कोपर खेरने, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा कि अलग रहेगा? पक्का? सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा। समझो कोपर खेरने में स्टॉक खत्म हो गया, ओके, विजय सेल से टीवी का स्टॉक खत्म हो गया, तो वाशी से कुछ स्टॉक भेजा कोपर खेरने। वेदर दिस इज डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट? डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं, बोलो। नहीं है, रीजन? हाँ, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओके, हम लोग को कितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए डिस्टिंक्ट बनने के लिए? 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि डिफरेंट बोला है ना। ओके, तो इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो इट इज नॉट अ सप्लाई। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है यहां तक? ओके, चलो अगला वाला। अगर समझो कोपर खेरने से सानपाड़ा गुड्स गया तो क्या मानेंगे उसको? रीजन? जिससे बात करो वही बात करें। हाँ, अलग रजिस्ट्रेशन है पक्का, पर पैन कार्ड सेम रहेगा कि अलग रहेगा दोनों का? हाँ, पैन कार्ड सेम रहेगा कि अलग रहेगा? पक्का? क्यों सेम रहेगा? बोलो क्यों सेम रहेगा? हाँ, एक ही बिजनेस का ये पार्ट है। ओके, तो इन दोनों का पैन सेम है, ओके, बट रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा है? अलग है। ओके, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। सो कोपर खेरने टू सानपाड़ा अगर कुछ गुड्स हम लोग भेज रहे हैं फ्री में, तो दिस ट्रांजेक्शन इज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई। सबको समझा है क्या पॉइंट? बोलो, कोई डाउट है पूछो। आया समझ में? थोड़ा ऐसा करो ना, ऐसे।
हाँ, समझा सब लोग को? हाँ चलेगा। इधर लगा, इधर हवा ही नहीं आता है। वो सीधा क्यों नहीं करते तुम लोग? ठंड लग रहा है? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सुनो। हम लोगों ने डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में पढ़ा। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है देखो। सेम पैन बट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। कब पॉसिबल है ऐसा? हाँ, जब मल्टीपल ब्रांचेस होगा अक्रॉस स्टेट्स, या तो एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल लोकेशन से हम बिजनेस कर रहे हैं और अलग रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं। अगर एक ही स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है, ओके, तो फिर डिस्टिंक्ट नहीं बोलेंगे उसको। सबको समझा पॉइंट? ओके। अभी रिलेटेड पार्टी का जो डेफिनेशन है ना, इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दीज आर रिलेटेड पार्टी। ओके, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कौन है? रिलेटेड पार्टी है। क्यों ऐसा? क्योंकि एम्प्लॉयर कैन इजीली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय। बराबर है ना? देखो, रिलेटेड होने का मतलब क्या? गवर्नमेंट क्या चेक करता है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि नहीं। हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एम्प्लॉय? कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एम्प्लॉय है? ओके, वेदर आई एम एम्प्लॉय ऑफ क्लासेस और नॉट। बोलो बोलो। वेदर आई एम एम्प्लॉय ऑफ क्लासेस, यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ओके, चलो, यस किस किस को लग रहा है? ओके, नो किस किस को लग रहा है? और कुछ लोगों को कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे क्यों? ओके, यस वाले हाँ रीजन दो। ओके, ठीक है। और नो वाले? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आंसर इज राइट कि आई एम नॉट एम्प्लॉय ऑफ क्लास। ओके, बट रीजन क्या है उसका देखो। रीजन इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, ओके, इसमें डिफरेंस क्या रहता है वो समझाता हूँ। काम कैसे करना है वो अगर आपको कोई बता रहा है तो यू आर एम्प्लॉय। ओके, यहां पर काम कैसे करना है वो अगर आपको कोई बता रहा है तो यू आर हिज एम्प्लॉय। ओके, अभी लेक्चर कैसे लेना है, ओके, वो मेरे को क्लासेस नहीं बताएगा। ओके, जो आप लोग को नोट्स मिला है, ओके, वो मैंने उनको दिया, उन्होंने खुद से नहीं बनाया। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो जो भी नोट्स मिला, जो भी लेक्चर मिल रहा है, तो ये सब मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। ओके, उनको क्या चाहिए कि खाली ये लेक्चर खत्म होना चाहिए बस। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोगों को? लेकिन अभी अंदर जो मैडम बैठी है, ओके, उनका ना जॉब का टाइमिंग फिक्स है। ओके, सुबह 8 बजे आओ, मतलब 7:30 को आओ। ओके, और से 8 घंटे का ड्यूटी एग्जाम्पल। तो वो टाइम लिमिट में उनको आना ही पड़ेगा। और उनको काम कौन देता है? मैडम। समझ में आ रहा है पॉइंट? समझो कि टेस्ट पेपर बनाना है, या तो चेकिंग करना है, या तो अटेंडेंस मतलब मॉनिटर करना है, फीस कलेक्शन मॉनिटर करना है, मतलब उनका स्पेसिफाइड है ये काम करना है। समझ में आया पॉइंट? अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है कि ये दिन पे मैं नहीं आऊंगी हर हफ्ते। बोल सकते हैं क्या कि मैं ट्यूसडे थर्सडे छोड़ के बाकी सब दिन आऊंगी? चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को मंडे वेनसडे फ्राइडे लेक्चर चाहिए। समझ में आया? ये टाइमिंग चाहिए, वो भी मैं बोल सकता हूँ। तो सुबह का टाइमिंग मैंने रखा है, क्लास ने नहीं रखा है। ओके, समझा सब लोग को? मतलब प्रोफेशनल में क्या होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ओके, उसको एम्प्लॉयर के अधीन में रह के चलना है। आ रहा है पॉइंट समझ में? ओके। सो अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटेड पार्टी।
अभी देखो ये प्रोविजन के हिसाब से रिलेटेड पार्टी को अगर हम लोग फ्री में कुछ भी देते तो उसको क्या मानते? सप्लाई। अभी मान के चलो अ, दिवाली आया, ओके, तो बोनस देना है। सो एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय को बोनस देता है। एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय को बोनस देता है, लेकिन इस बार ना बोनस कैश फॉर्म में नहीं दे रहे, समझो कुछ गिफ्ट दे रहे। क्या दे रहे? गिफ्ट। मान के चलो कि श्वेता मैडम ने मोबाइल दिया एम्प्लॉयज को। क्या दिया? मोबाइल। समझो 20,000 का बोनस देने का था, तो 20,000 के बोनस के बदले क्या दे दिया? मोबाइल दे दिया। अब अगर हम लोग ये ट्रांजेक्शन देखेंगे तो ये बिटवीन रिलेटेड पार्टी हो रहा है। ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटेड पार्टी। तो ये मोबाइल का ट्रांजेक्शन जो फ्री में हो रहा है, तो वो गिफ्ट है, मतलब क्या है? ये फ्री है। तो इसको क्या मानना चाहिए अपन ने? सप्लाई मानना चाहिए। समझो ध्यान से क्या हो रहा है। अगर ये प्रोविजन को हम लोग जैसा लिखा है वैसा ही इंटरप्रेट करें तो क्या होएगा? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर मोबाइल दिया, दैट इज गिफ्ट दिया फ्री में, फ्री है इसीलिए शेड्यूल 1 है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा हम लोग को? सप्लाई मानना पड़ेगा। बट ये वाला जो एंट्री है, एंट्री नंबर 2, उसके अंदर एक प्रोवाइजो है। क्या है? प्रोवाइजो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो? हाँ, प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्शन। प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्शन। अभी नॉर्मल प्रोविजन क्या है पहले वो बताओ। नहीं, नॉर्मल प्रोविजन रिलेटेड पार्टी को दिया तो सप्लाई। अब यहां पर प्रोवाइजो मतलब इसका उल्टा, तो ऐसा नहीं बोलना अनरिलेटेड पार्टी को दिया तो नॉट अ सप्लाई, ऐसा नहीं। उल्टा करने का, इसको प्रॉपरली उल्टा करना। ओके, रिलेटेड पार्टी को दिया, ओके, फिर भी नॉट अ सप्लाई। सबको समझा है क्या पॉइंट? ओके, तो अभी ये प्रोवाइजो हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझो कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, एंड दैट गिफ्ट का वैल्यू इज अप टू ₹50,000। कितना वैल्यू है गिफ्ट का? 50,000। दिस 50,000 हैज टू बी चेक्ड ऑन पर एम्प्लॉय बेसिस एंड पर फाइनेंशियल ईयर बेसिस। कैसे चेक करना है इसको? पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। देखो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, से मोबाइल दिया, अपन ने एग्जांपल लिया, तो यहां पर मोबाइल का वैल्यू कितना है? 20,000। तो हम लोग इसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 50,000 से कम है। ओके, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। अगर 50,000 के ऊपर होता तो हम लोग इसको सप्लाई मानते और एंटायर वैल्यू को सप्लाई मानते। मतलब 60,000 का मोबाइल अगर देंगे तो पूरा 60 को हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई। ओके, नॉट जस्ट इन एक्सेस ऑफ 50। समझा है क्या पॉइंट? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में। समझो यहां पर एक मोबाइल का सप्लायर है, उसने एम्प्लॉयर को मोबाइल बेचा। एम्प्लॉय ने ये मोबाइल किसको दिया? एम्प्लॉय को दिया। ओके, मोबाइल के सेलर ने किसको मोबाइल बेचा? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर ने किसको मोबाइल दिया? एम्प्लॉय को। कितने का मोबाइल था देखा हमने? 20,000। अब मेरे को बताओ 20,000 के मोबाइल पे यहां पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? मोबाइल का सप्लायर जीएसटी चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि मोबाइल के सप्लायर के लिए तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ओके, तो ही विल चार्ज जीएसटी। अभी यहां पर एम्प्लॉयर के हाथ में मोबाइल आ गया, अभी एम्प्लॉयर क्या करने वाला है? इसको एम्प्लॉय को गिफ्ट देने वाला है। समझ में आ रहा है पॉइंट? कितने का गिफ्ट है ये? 20,000। बेसिक वैल्यू चेक करने का, ठीक है। तो सिंस दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 50,000, ओके, देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन, ओके, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। दिस ट्रांजेक्शन इज
not a supply. Everyone getting the point? Okay. Now question is whether employer would be eligible to take ITC of this 3600. बोलो ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन समझा क्या बोला मैंने? देखो मोबाइल वाले ने जीएसटी चार्ज किया एम्प्लॉयर के ऊपर, आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो नहीं मिलना, रीजन? नहीं बताओगे? रीजन बोलो बोलो। नहीं पता? ओके। हाँ ओके। पीछे नहीं मिलना चाहिए, बोलो नहीं मिलना चाहिए, नहीं पता। ओके हाँ। ओके नहीं मिलना चाहिए। ओके ठीक है, सुनो आंसर इज आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके उसका रीजन क्या? देखो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर से कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब एम्प्लॉयर जीएसटी भरेगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। ओके लेकिन यहां पर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? जीएसटी भरने वाला है क्या? नहीं भरने वाला, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट ने क्या बोला है? नॉट अ सप्लाई। मतलब गवर्नमेंट से जीएसटी शुड बी जीरो। मतलब गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर से टैक्स ले नहीं रहा है तो उसको आईटीसी भी नहीं देगा। देखो गवर्नमेंट के एंगल से देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से टैक्स ले रहा है क्या मोबाइल के देने पर? नहीं ले रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? एम्प्लॉयर तुमसे अगर टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो तुमको उसके परचेस का आईटीसी भी नहीं दिया जाएगा। समझ में आया क्या पॉइंट? अगर टैक्स ले रहे होते तो आईटीसी भी दे देते। तो यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके नो आईटीसी टू एम्प्लॉयर। सबको समझा? तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इधर फ्रीज हो गया। हाँ तो उसका लॉस है, वो एम्प्लॉयर का लॉस हो जाएगा 5400 का। ठीक है तो गवर्नमेंट को किधर ना किधर तो प्रॉफिट चाहिए था। नॉर्मली गवर्नमेंट प्रॉफिट किधर मांगता है? कंजम्पशन स्टेज पे, कंज्यूमर को बिकेगा तब। लेकिन इस बार कंज्यूमर कौन है? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को कितने पे बिक रहा है? जीरो पे। मतलब गवर्नमेंट को पैसा जीरो मिलेगा फिर अगर आईटीसी दे देगा तो गवर्नमेंट से उधर मेरे को जीरो मिल रहा है तो उसके पिछले स्टेज पे मिलना चाहिए मुझको। आया समझ में? बोलो कुछ डाउट है? देखो अभी कैसा है, बिजनेस एक्सपेंडिचर कौन से एंगल से बोल रहे हो? पीजीबीपी आपका चालू है? डायरेक्ट टैक्स नहीं, सॉरी चालू है। तो दो बैचेस मर्ज है इधर इसके। ठीक है तो उधर बिजनेस एक्सपेंडिचर भी दिखाऊंगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी लॉ इज वेरी क्लियर कि आपका ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा तो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले, सेक्शन 17(5), उसका क्लॉज एच। ओके 17(5) जो सेक्शन है ना, उसका हेडिंग है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 16 और एनीवेयर। उसका मतलब क्या होता है कि आप लोग का बिजनेस पर्पस होगा ना तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा है सेक्शन 17(5) के अंदर। ओके तो बिजनेस के खर्चों का भी गवर्नमेंट कभी कभी आईटीसी नहीं देता है, कभी कभी 13 डिफरेंट सिनारियोस जिसमें आईटीसी नहीं मिलता बिजनेस के खर्चों का भी। कोई डाउट? समझे? क्लियर एवरीवन? पक्का? तो अभी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग ज्यादा वैल्यू का। समझो मैडम ने लैपटॉप दिया, तो पहले लैपटॉप खरीदा 60,000 का लैपटॉप। ओके प्लस जीएसटी 10,800। अभी एम्प्लॉयर को दिया जा रहा है, सॉरी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है 60,000 का। क्या कितना वैल्यू है? मोर देन 50 की लेस देन 50? मोर देन 50। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू को सप्लाई मानना है? 60,000 को।
ओके, सो एम्प्लॉयर हैज टू पे जीएसटी 10,800, और ये पे करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम अब आपको आईटीसी देंगे, तो आपको जेब से कितना भरना पड़ेगा, 0। मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी भी लिया और आईटीसी भी दिया, मतलब अल्टीमेट इफेक्ट इज सेम, लेकिन खाली प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, ऊपर वाले में 0 - 0, नीचे वाले में ओके 10,800 - 10,800। अभी एक्चुअल डिफरेंस कब आएगा मालूम है, जब भी एम्प्लॉयर ऐसा कुछ खरीदी करेगा जिसका आईटीसी उसको नहीं मिलता। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली, बाद में सीखेंगे डिटेल में। मोटर व्हीकल, कार, कार का आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप लोग कार परचेस करते हो ना, आईटीसी नहीं मिलता, चाहे आप लोग गवर्नमेंट को कितना भी कन्विंस कर लो कि ये कार से मैं ऑफिस ही जाऊंगा, तो भी गवर्नमेंट नहीं मानेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि आप ऑफिस के बहाने दूसरे किधर जाओगे, और गवर्नमेंट ट्रैक नहीं रख पाएगा कि आप लोग कहां जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे क्या बोल दिया, कार का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो समझो कि एम्प्लॉयर ने कार परचेस किया और कार गिफ्ट दिया, 50,000 के ऊपर का कार है, ऑब्वियसली 50,000 के ऊपर। तो एम्प्लॉयर दैट इज समझो क्लासेस ने कार आगे दिया, तो कार का आईटीसी नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर को, पर जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ में आया? तो इधर एक चेंज आएगा कि जीएसटी भरना पड़ेगा बट आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन नॉर्मल केसेस में जीएसटी भरने का, आईटीसी लेने का। ओके, सिंपल यही रहेगा। समझा सब लोगों को? क्लियर एवरीवन? तो कोई डाउट है तो पूछो। एम्प्लॉयर भरेगा, हाँ, क्योंकि हम शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 का हेडिंग क्या, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। तो पैसा तो नहीं मिल रहा है, फिर भी जीएसटी भरना पड़े, बट गवर्नमेंट चाहता है कि आपके ऊपर ओवरलोड ना हो, इसलिए आईटीसी दे दे रहा है। बोलता है कि आईटीसी ले लो फिर भरो, तो मतलब आपको भरने को नहीं आएगा, कोई नहीं। मतलब ये भरता है एम्प्लॉयर, सॉरी मोबाइल का सप्लायर भरेगा, फर्स्ट एग्जांपल। गवर्नमेंट को कौन भर रहा है वो एंगल से देखने का। ओके, चले आगे। बोलो, कोई डाउट्स पूछो, बोलो बोलो, पूछो। एवरीवन प्लीज थोड़ा डाउट्स पूछो। देखो, ऐसा नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को जीएसटी मिल रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर दूसरे किधर आईटीसी का यूज नहीं कर रहा है। देखो, फर्स्ट वाले में 0 मिल रहा था और आईटीसी भी 0 जा रहा था। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को बोल रहा है कि आपका लायबिलिटी क्रिएट होगा। सो लायबिलिटी क्रिएट हुआ, ये लायबिलिटी के सामने यूज हुआ। गवर्नमेंट को कब कुछ कुछ भी नहीं मिलता मालूम है, अगर गवर्नमेंट लायबिलिटी को 0 रख के अगर आईटीसी दे रहा होता, तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, हम ऐसा बोल सकते थे। ओके, लायबिलिटी 0 बट आईटीसी दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट को मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? मतलब 10,800 ही मिल रहा है। देखो, समझो कि एम्प्लॉयर है, अभी ये जो लैपटॉप वाला है ना, ओके, इसने गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया, 10,800 रुपीज दे दिया, बराबर। तो गवर्नमेंट के जेब में कितना रुपया आया, 10,800, बराबर। अभी गवर्नमेंट ने यही 10,800 का आईटीसी किसको दिया, एम्प्लॉयर को दिया, तो गवर्नमेंट का यहां से निकल गया। और एम्प्लॉयर का लायबिलिटी गवर्नमेंट ने कितने से बढ़ाया, 10,800 से, और ये ट्रांजेक्शन हो गए क्लोज, तो गवर्नमेंट के हाथ में कितना बचा, 10,800। आया समझ? एम्प्लॉयर भरेगा, एम्प्लॉयर भरेगा, यस।
बराबर, डबल इफेक्ट। ऐसे में क्या करते हैं लोग, एवरीवन लिसन, क्वेश्चन क्या पूछा सुनो। कार के केस में तो डबल डबल जीएसटी जा रहा है, क्योंकि कार का डीलर भरेगा गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर को आईटीसी भी नहीं मिलेगा और उसको भरना भी पड़ेगा, तो डबल डबल टैक्स है ना यहाँ पर। कार के केस में कार के डीलर ने अगर जीएसटी भरा, उसका आईटीसी एम्प्लॉयर को नहीं मिल रहा है, बट एम्प्लॉयर को कार देने पे जीएसटी भरना पड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, डबल डबल इफेक्ट आ रहा है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो ऐसे में एम्प्लॉयर क्या करेगा, जितने का कार है ना उतना कैश एम्प्लॉय को दे देगा, कैश, मनी के ऊपर देर इज नो जीएसटी, और एम्प्लॉय को क्या बोलेगा, तुम कार खरीद लो, बात खत्म। देखो जब भी ऐसा केस आएगा ना कि आईटीसी मुझको नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली एम्प्लॉय को क्या दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, बोलूंगा कि भाई तुम खरीद लो, तो उससे क्या होगा, जीएसटी का हिट एक ही बार आएगा। लेकिन अगर मैं खरीद के देता हूं तो डबल टाइम आएगा, एक तो मुझको भी आईटीसी नहीं मिला और तुम लोगों को देने के टाइम जीएसटी भी भरना पड़ा। सबको समझा है क्या पॉइंट? ओके, चलो यहां तक क्लियर है सबको? अभी भी कुछ डाउट है, पूछो। समझ में आ रहा है? पक्का? पूछूंगा। ओके। हाँ भरे, हाँ आईटीसी से भरेगा। तो गवर्नमेंट को ये सब कैसे मालूम पड़ेगा? ओके, वो भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। अभी ना गवर्नमेंट क्या करता है, देखो अलग अलग केसेस बताता हूँ। सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स, ये वाला परमानेंट ट्रांसफर वाला, इसमें गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा? देखो तुम लोग का ऑडिट हुआ है, तुम लोग का स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, जिन लोग का हुआ है वो लोग सुनो। तुम लोगों ने कारो सुना है कभी? ओके, कारो में फिक्स्ड असेट करके एक पॉइंट रहता है। ओके, मतलब स्टैट ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट, ओके, वेदर ही हैज चेक्ड फिक्स्ड असेट्स और नॉट। अभी समझो फर्स्ट एग्जांपल में असेट मैंने बेच दिया, ठीक है, लेकिन मेरे बुक्स में अगर पड़ा है, एग्जाम्पल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 एसी दिख रहे हैं, ओके, लेकिन फिजिकली काउंट कर रहा हूं तो 3 ही दिख रहे हैं। तो स्टैट ऑडिटर जो रहता है ना, ओके, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि इतना एसी मेरे को मिला ही नहीं, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। सेकंड, सेकेंडरी रिलेटेड पार्टी। अभी जब भी हम लोग फाइनेंशियल्स बनाते हैं ना, फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें ना एक नोट रहता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कभी बना है ऐसा नोट? फाइनेंशियल बनाते तुम लोग, अकाउंट्स में है? नहीं है? अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स करके रहेगा, तो नोट्स टू अकाउंट्स में ना एक नोट रहता है, ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी। ओके, तो वो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट क्या करती है, उधर चेक करती है। सेकेंड एंट्री प्रैक्टिकली बता रहा हूं गवर्नमेंट कैसे चेक करती है। गवर्नमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में जाती है और उधर चेक करती है कि रिलेटेड पार्टी के साथ आपने क्या क्या डीलिंग किया। आ रहा है कुछ समझ में? ओके, प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करके, ओके, कल बताता हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर, तुम लोग ने कभी देखा रहेगा शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, P&L फॉर्मेट है तुम लोग का अकाउंट्स में ना, हुआ है? अकाउंट्स हुआ है, फॉर्मेट याद है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, उसके अंदर ना नीचे 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 करके ना कॉस्ट में, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस करके रहेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर हम लोग जब अकाउंटिंग करते, तो हम लोग अलग अलग से करते, सैलरी, वेजेस, गिफ्ट, बोनस, ओके, ग्रेचुइटी वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो उसमें वो लोग क्या करते, बोनस में जाते या तो गिफ्ट में जाते, मतलब उसमें विलेजर चेक करते, और गवर्नमेंट को तब समझेगा कि आप लोगों ने इतने का गिफ्ट दिया है। फिर वो गिफ्ट का आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आप लोग बताओ कि ये गिफ्ट आपने कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा, किसको, कौन से एम्प्लॉय को दिया, बताओ। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ट्रेसिंग करती है। सबको समझा है क्या पॉइंट? ओके, सो प्रैक्टिकली आई एम हैंडलिंग वेरियस केसेस, ओके, जिसके अंदर ये सब पॉइंट्स आता है।
ओके, रिलेटेड पार्टी का पॉइंट, फिर शेड्यूल 1 का पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे तुम लोग को नोटिस भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट कैसे पूछता है एक असेसी को कि आप लोग को इसका डिटेल देना पड़ेगा। जितना भी हम सीख रहे हैं ना, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, खाली उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको उस टाइम पर, उस मोमेंट पर ये पॉइंट याद आने चाहिए, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड एंट्री। नहीं आएगा बोनस पे जीएसटी क्यों नहीं आता है? क्योंकि मनी है वो, अच्छा गिफ्ट दिया, हाँ, उस पे भी नहीं आएगा क्योंकि 50,000 से कम है। ऊपर है तो आएगा, सिंपल। नहीं नहीं, ओवर एंड अबव सैलरी होता है। बोनस इज ऑलवेज ओवर एंड अबव सैलरी। अगर समझो मेरा सैलरी 30,000 है, तो मेरे को 3,60,000 पूरे साल का तो मिलेगा, ओवर एंड अबव मेरे को मिलेगा। तो मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए 360 है, एंड ओवर एंड अबव इज बोनस, दैट इज नॉट फॉर एनी गिफ्ट। मतलब कोई गिफ्ट वगैरह नहीं, मतलब ऐसा सर्विस लेने के लिए पैसा दिया वो नहीं है, गिफ्ट है, ओके। अमाउंट में कि गिफ्ट में? अगर बोनस दिया अमाउंट में 50 के ऊपर, नो जीएसटी, क्योंकि इट इज मनी, एंड मनी के ऊपर देर इज नो जीएसटी, ओके। एक सेकंड में आता हूँ। सुनो अभी, प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शंस, लिसन नाउ। प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शंस क्या होता है देखो। वो यहाँ पर एक प्रिंसिपल होगा, ओके, इधर एक एजेंट होगा, और यहाँ पर एक रिसिपिएंट। कंसाइनमेंट मॉडल सुना है तुम लोगों ने? एफ आई बी कॉम में कंसाइनमेंट मॉडल करके रहता है ना? तुम लोग नहीं है? हाँ, ओके ओके। बाकी लोग का एफ आई पास नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं, हो सकता है कोई लोग एफ आई बी कॉम में भी होते हैं। पास हो ना सब लोग? नहीं हो, ओके। अभी चालू है, ओके। देखो बोला ना, देखो उनमें ना क्या रहता है, कंसाइनमेंट मॉडल करके एक चैप्टर आता है अकाउंट्स में। उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल सेंड्स गुड्स टू एजेंट। प्रिंसिपल क्या करता है, कुछ गुड्स एम्प्लॉय, ये प्रिंसिपल जो है एजेंट को भेजता है कुछ गुड्स, सेंड्स। और ये एजेंट क्या करता है, ये गुड्स को आगे सेल करता है, और ये सेल करके जो पैसा आएगा उसमें से कमीशन डिडक्ट करके, ओके, वो सेल प्रोसीड्स किसको दे देता है? प्रिंसिपल को। ओके, नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है। सो प्रिंसिपल सेंड्स द गुड्स टू एजेंट, ओके, एजेंट विल सेल दिस गुड्स टू रिसिपिएंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये वाला, ओके, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसको सप्लाई बोलना है कि नहीं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, कौन सा ट्रांजेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं?
प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स भेजा वो, ओके। गवर्नमेंट सेज इट विल बी डिपेंडेंट ऑन एजेंट। किस पे डिपेंड करेगा? एजेंट के ऊपर। अभी एजेंट जब रिसिपिएंट को सामान बेच रहा है तब वो एजेंट खुद को क्या बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। एजेंट जो है ना वो खुद को क्या शो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। मान के चलो एजेंट जो है वो इनवॉइस बना रहा है और वो खुद को सप्लायर बता रहा है। खुद को क्या बता रहा है? सप्लायर। मतलब उसने इनवॉइस किसके नाम से बनाया? खुद के नाम से बनाया, ओके। सो एजेंट खुद को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज अ सप्लायर। किसके सामने वो सप्लायर रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को? रिसिपिएंट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम खुद को अगर सप्लायर बता रहे हो मतलब तुमने भी कभी तो खरीदी करना चाहिए। समझा ध्यान से? एजेंट अगर खुद को क्या शो कर रहा है? सप्लायर, मतलब कि उसने कभी ना कभी तो खरीदी करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से ये जो ट्रांजेक्शन है सेंडिंग ऑफ गुड्स का, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई। लेकिन सप्लाई कब मानेंगे हम लोग? जब एजेंट खुद को क्या बताएगा? सप्लायर। और वो खुद को सप्लायर बता रहा है ऐसा मालूम कब पड़ेगा? जब वो इनवॉइस किसके नाम से इशू करेगा? एजेंट के। सो वेन एवर ही इश्यूज इनवॉइस इन हिज ओन नेम, तो हम लोग प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे? सप्लाई। एवरीवन क्लियर विद द कंसेप्ट? समझा यहां तक? अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें उल्टा। यहां पर प्रिंसिपल है, ओके। यहां पर एजेंट है और यहां पर रिसिपिएंट, ओके। प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान भेजा, सेंड्स, ओके। एजेंट ने क्या किया? ये सामान रिसिपिएंट को सेल किया। अभी यहां पर इनवॉइस एजेंट ने बनाया, ओके। इनवॉइस पे एजेंट लिखता है प्रिंसिपल का नाम। किसका नाम लिख रहा है? प्रिंसिपल का नाम। मतलब ये खुद को सेलर नहीं बता रहा है, ये किसको सेलर बता रहा है? प्रिंसिपल को। मतलब वेन एवर एजेंट विल सेल द गुड्स एट दैट टाइम ये ट्रांजेक्शन किसका सेल माना जाएगा? प्रिंसिपल का सेल माना जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को जो माल भेजा है उसको हम कभी सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि एजेंट ने तो बेचा ही नहीं उसको। तो यहां पर दिस ट्रांजेक्शन वुड बी नॉट अ सप्लाई। एवरीवन क्लियर? मतलब क्रक्स क्या है? अगर एजेंट खुद के नाम से बिल बनाता है आगे बेचता है तो प्रिंसिपल एजेंट के बीच का ट्रांजेक्शन सप्लाई। लेकिन अगर एजेंट खुद के नाम से बिल नहीं बनाता, किसके नाम से बनाता है? प्रिंसिपल के, तो उस केस में हम लोग क्या मानेंगे उसको? नॉट अ सप्लाई। एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आया?